Alright, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, we are going to talk about system design patterns that you should know. So इस particular video के अंदर I have made a list of system design patterns that you should definitely know. So एक एक करके हम उन patterns को देखेंगे, हम उनके problem statement को समझेंगे, हम उनके बारे में एक definition को समझेंगे and बहुत सारे patterns के ऊपर I have already made a dedicated video. So वो भी मैं आपको बताऊंगा and यहाँ पर कुछ new patterns आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे discuss करेंगे. So with that, let's start with the video. Alright, so बात करते हैं about system design patterns, okay, starting from the very basic. तो सबसे पहले आपके पास जो पहला pattern आता है that is microservice, okay, microservice versus monolith. So that means जब भी आप system design में जाएंगे तो this is the number one thing जो आपको decide करना होगा कि whether you want to go with a microservice architecture or you want to go with a monolith architecture. Now microservice architecture का basic meaning क्या होता है that आपके पास हर feature की एक एक्स्ट्रा सर्विस है, एक अलग सर्विस है, एक इंडिपेंडेंट सर्विस है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव एन ऑथेंटिकेशन सर्विस जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन को संभालना है. यू कैन हैव अ सेपरेट सर्विस रनिंग इन सम अदर टेक स्टैक. हो सकता है ये आपकी सर्विस रस्ट में हो या फिर पाइथन में हो एंड ये एक डिफरेंट क्लाउड के ऊपर डिप्लॉयड हो. दैट इज अ नोटिफिकेशन सर्विस. इसका पूरा काम क्या होगा दैट ये आपकी नोटिफिकेशंस को हैंडल करेगी, राइट. देन यू कैन हैव समथिंग लाइक अ पोस्ट सर्विस और अ कमेंट सर्विस जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स को हैंडल करना है. So this is basically known as microservice because इसमें what you are doing is you are breaking your backend into microservices. The benefit of this microservices कि आप सारी services को independently write कर सकते हो, आप इनको code कर सकते हो, आप इनको scale कर सकते हो because these are isolated from each other. But obviously system design के अंदर everything comes with a trade-off. तो यहाँ पे आपको एक trade-off क्या मिलता है कि you have to now manage 3 different servers या फिर जितनी भी आपके microservices हैं उन सबको manage करना एक मुश्किल चीज़ है. सेकेंडली द मेन प्रॉब्लम दैट कम्स इज कि इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा आपस में. हाउ विल नोटिफिकेशन सर्विस कम्युनिकेट टू कमेंट सर्विस या फिर हाउ विल कमेंट सर्विस कम्युनिकेट टू नोटिफिकेशन सर्विस या फिर ऑथेंटिकेशन सर्विस बाकी सर्विसेज का कैसे कम्युनिकेट करेगी. सो दिस इज वन प्रॉब्लम दैट कम्स इनटू द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. द मोनोलिथ आर्किटेक्चर जो हम ट्रेडिशनली हर कोई यूज करते हैं दैट इज अ वेरी सिंपल वन. तो इसमें क्या होता है दैट यू हैव अ सिंगल सर्वर, यू हैव अ वेरी बिग सिंगल सर्वर एंड इसी के अंदर आपका पूरा कोड बेस होता है. दैट मीन्स इसी के अंदर आपके ऑथेंटिकेशन के राउट्स होंगे, इसी के अंदर आपके नोटिफिकेशन के हैंडलर्स होंगे एंड इसी के अंदर आपके पास कमेंट्स के राउट्स होंगे. सो दिस इज बेसिकली अ मोनोलिथ. यू कैन स्टिल स्केल इट, मतलब आई कैन हैव मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. बट आप ऐसे पर सर्विस यहाँ पे स्केलिंग नहीं कर सकते. या तो पूरा का पूरा सर्वर स्केल होगा या फिर नहीं होगा. यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरे को सिर्फ ऑथेंटिकेशन को स्केल करना है, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. मोनोलिथ को मैनेज करना आसान है बट यहाँ पर द प्रॉब्लम इज कि अगर बाई चांस आपकी नोटिफिकेशन सिस्टम में बग है, आपके नोटिफिकेशन सिस्टम्स ने क्रैश किया तो व्हाट इट विल डू इज इट विल टेक द होल इंस्टेंस डाउन. तो इसमें क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सर्वर डाउन होगा. माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में अगर आपकी नोटिफिकेशन सर्विस डाउन भी है, still your authentication service will continue to work, still your comment service will continue to work. So this is one pattern that you have to decide कि क्या मुझे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जाना है या फिर मुझे मोनोलिथ में जाना है. दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं और दोनों के अपने ट्रेड ऑफ्स हैं. सो दिस इज द वन थिंग. ओके, दैट्स ग्रेट. तो बहुत ही सिंपल था, राइट. दिस इज वाज द फर्स्ट वन. सेकेंड आता है, सेकेंड कम्स दैट इज डेटाबेस पर सर्विस आर्किटेक्चर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये आज भी मेरे को बहुत कंफ्यूज करता है. दिस पर्टिकुलर डिसीजन टेकिंग दैट डेटाबेस पर सर्विस इज स्टिल कंफ्यूजिंग. ओके, लेट्स से फ्रॉम द स्टेप वन आपने सोचा कि आई विल गो विद द माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बिकॉज ज़्यादातर जो बड़े एप्लीकेशंस है वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जाते हैं. सो लेट्स से ये है मेरी ऑथेंटिकेशन सर्विस. ओके, एंड लेट्स से आई हैव समथिंग लाइक अ फाइल अपलोड सर्विस एंड लेट्स से मेरे पास एक और सर्विस है. लेट्स से दिस इज अ नोटिफिकेशन सर्विस. ठीक है, आई हैव स्प्लिट माई सर्विसेज इनटू मल्टीपल पार्ट्स. बट द प्रॉब्लम दैट नाउ कम्स इज कि क्या मेरे को इन तीनों को सेम डेटाबेस देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव अ सिंगल डेटाबेस, अ पोस्टग्रेस डेटाबेस. तो मेरा ये एक सिंगल डेटाबेस है, यही डेटाबेस ऑथ सर्विस भी एक्सेस कर रही है, यही डेटाबेस नोटिफिकेशन भी एक्सेस कर रही है एंड यही डेटाबेस जो है हमारी फाइल सर्वर भी एक्सेस कर रहा है. ऑब्वियसली बिकॉज दे नीड सेम डेटा. लेट्स से ऑथेंटिकेशन सर्विस ने क्या किया, इस डेटाबेस के अंदर यूजर्स का एक टेबल बनाया होगा, राइट. एक टेबल होगा यूजर्स नेम का
जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन सर्विस सारे यूजर्स को मैनेज करती है। सिमिलरली फाइल अपलोड सर्विस क्या करती होगी, इसी के अंदर एक अपलोड्स नाम का टेबल होगा। तो एक टेबल होगा अपलोड्स नेम का, जिसके अंदर वो अपने फाइल की डिटेल्स को रखती होगी प्लस क्रिएटेड बाय को रखती होगी, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएटेड बाय, बिकॉज वो फाइल किसने अपलोड किया। एंड ये जो क्रिएटेड बाय होगा, दिस कैन बी अ फॉरेन की रेफरिंग टू द यूजर्स टेबल। बट अगेन, चाहे आपके पास डेटाबेस एक है बट स्टिल ऑथेंटिकेशन सर्विस भी उसी डेटाबेस को यूज कर रही है इन अ डिफरेंट टेबल, नोटिफिकेशन सर्विस भी उसी टेबल को यूज कर रही है फॉर अ डिफरेंट टेबल। यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक टेबल हो सकता है। एंड बिकॉज नोटिफिकेशन सर्विस को यूजर्स टेबल को रीड करना है, इट वॉन्ट्स टू नो दैट व्हाट इज योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फिर आपकी ईमेल क्या है, तभी नोटिफिकेशन सेंड होगा। तो यूजर्स टेबल को ये रीड कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ कॉमन डेटाबेस। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, दी डेटाबेस बिकम्स योर बॉटलनेक बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रू आइसोलेशन। आपने अपने कोड लेवल को तो अलग अलग कर दिया है बट स्टिल योर डेटाबेस इज समथिंग दैट इज कनेक्टेड। नोटिफिकेशन सर्विस कैन स्टिल गो अहेड एंड डिलीट यूजर्स। फाइल सर्विस के अंदर अगर कोई बग है, हो सकता है वो यूजर्स को गलती से क्रिएट कर दे। So this is not a true isolation. So database per service architecture क्या कहता है, that what you should basically do is, let's say you have a server, okay, तो एक सर्वर ले लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपकी ऑथेंटिकेशन सर्विस है। लेट्स से दिस इज योर ऑथ एसवीसी ऑथ सर्विस। तो ऑथ सर्विस शुड हैव इट्स ओन डेटाबेस। अब यहाँ पर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है कि मैं कोई भी डेटाबेस यूज कर सकता हूँ। लेट्स से फॉर मी MongoDB इज अ बेस्ट चॉइस फॉर लेट्स से एन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने MongoDB यूज कर दिया, मेरी मर्जी, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट MongoDB इज द बेस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन सर्विस। आई एम जस्ट मेकिंग अ एक्सेप्शन, या फिर आई एम जस्ट मेकिंग एन एग्जाम्पल कि हो सकता है मेरे केस में MongoDB मेरे को चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए। डन। सिमिलरली फिर मैंने क्या किया, मैंने एक नोटिफिकेशन सर्विस लिया, ओके। सो लेट मी जस्ट टेक वन मोर सर्वर। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी नोटिफिकेशन सर्विस है, ओके। एंड मेरे को लगा नोटिफिकेशन सर्विस के लिए नोटिफिकेशन सर्विस मेरे को क्लिक हाउस यूज करना है। तो ठीक है, आप कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट टेक अ क्लिक हाउस DB। तो मैंने क्या किया, अपना क्लिक हाउस लिया और मैंने क्लिक हाउस DB कनेक्ट कर दिया, ओके। बिकॉज नोटिफिकेशंस के अंदर आई एम ऑल्सो ट्रैकिंग, आप मेरे नोटिफिकेशंस को रीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कितना क्लिक कर रहे हो, कौन से लिंक पे क्लिक कर रहे हो, एवरेज ओपन रेट क्या है। तो मैं एनालिटिक्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो आई थॉट कि ठीक है, क्लिक हाउस को यूज कर लेते हैं। सिमिलरली मैंने एक और सर्विस बनाई, लेट्स से दिस इज माय पोस्ट सर्विस, ठीक है। जो भी आप पोस्ट वगैरह करते हो, अगर मेरे पास एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, एसवीसी या, तो इस केस में मुझे लगा कि यार पोस्टग्रेस इज द बेस्ट वन, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पोस्टग्रेस ले लिया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट डेटाबेस पर सर्विस। तो यू कैन सी हर सर्विस के पास अपना एक डेटाबेस है, राइट। एवरी सर्विस हैज इट्स ओन डेटाबेस। एंड यहाँ पर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कौन से माइक्रो सर्विस कौन सा डेटाबेस यूज कर रही है। So this is known as database per service architecture. Now here is a thing, जैसे आप ये करते हो obviously your cost is going to increase, but यहाँ पर आप एक ट्रेड ऑफ क्या करते हो, योर जॉइंट्स, जो आपके जॉइंट्स है ना वो एप्लीकेशन लेवल बन जाते हैं। सो यू हैव एप्लीकेशन लेवल जॉइंट्स, ओके। दैट मीन्स अगर पोस्ट सर्विस को किसी यूजर आईडी के ऊपर ज्वाइन करना है, यूजर की डिटेल्स फेच करनी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यूजर की एक्चुअल डिटेल्स वो इस डेटाबेस में स्टोर्ड है, राइट। लेकिन जो उसकी पोस्ट है वो यहाँ स्टोर्ड है। तो दैट मीन्स आप डेटाबेस लेवल के ऊपर तो ज्वाइंट्स कर ही नहीं सकते। वॉट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू रिक्वेस्ट द ऑथेंटिकेशन सर्विस कि यार मुझे इन यूजर की डिटेल्स चाहिए। यू विल गेट द डिटेल्स, then you have to join them on the application level and do the processing. So that is one trade-off that you get. But यहाँ पर it is actually truly scalable because सभी services के पास अपना अपना database है, तो वो independently databases को भी optimize and scale कर सकते हो। You can put different set of indexes here, different set of indexes here, different set of indexes here, and based on the use case, you can choose the best database. यहाँ पर मुझे लगा ClickHouse बेस्ट है, तो मैंने ClickHouse यूज़ किया। यहाँ पे मुझे लगा Postgres बेस्ट है, तो यहाँ पे मैंने Postgres यूज़ किया। यहाँ पर मेरे को लगा कि मेरा स्कीमा जो है वो काफ़ी एवर चेंजिंग है, तो मैंने MongoDB यूज़ किया। सो दिस इज़ वन थिंग, ओके। आई मीन इट इज़ अगेन योर चॉइस। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको इतना कॉस्ट नहीं करना है, यू कैन स्टिल हैव वन डेटाबेस फॉर ऑल द सर्विसेज, बट दिस इज़ वन थिंग। तो यहाँ पे जो जॉइंस है दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लमैटिक थिंग जो आता है, ओके। सेकेंड, अब कुछ नया सिखाते हैं आपको। यहाँ पर आता है आपका अगला जो पैटर्न है, दैट इज अ सर्किट ब्रेकर पैटर्न, ओके। तो सर्किट ब्रेकर पैटर्न का मतलब क्या होता है, अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में तो हम आ ही चुके हैं। सो लेट्स से दिस इज अ सर्विस, ओके, एंड देन दिस इज अ सर्विस, then this is also a service, and then this is also a service. Now usually these services communicate with each other, okay, that's how you build a system. अगर ये services आपस में communicate ही नहीं कर रही हैं, तो that means there is no meaning of these services, right? So let's say ये सर्विस, ओके, एक एरो बनाते हैं। इस सर्विस ने इसके साथ इसको कोई डेटा मांगा कि यार मेरे को तुमसे कोई डेटा चाहिए। दिस सर्विस हैज टू गेट सम डेटा फ्रॉम हियर,
That's okay. And this service has to get some data from here. Now, by chance, this service is down. That's okay. अगर ये सर्विस डाउन है तो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ना एक कैस्केड फेलियर इफेक्ट होगा, कैस्केड फेलियर इफेक्ट, दैट बिकॉज दिस सर्विस इज डाउन, तो ये डेटा जब रिटर्न नहीं कर पाएगी तो ये भी क्रैश करेगी, और बिकॉज ये डेटा रिटर्न नहीं कर पाई तो ये भी क्रैश करेगी, एंड ये भी डेटा नहीं रिटर्न कर पाई तो ये भी क्रैश करेगी। देख रहे हो कैसे कैस्केड हुआ, बिकॉज वन सर्विस वॉज डाउन एंड बाकी सर्विसेज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड करती थी, तो आपका ओवरऑल जो सिस्टम है वो फेल होना स्टार्ट हो गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो दैट मीन्स माइक्रो सर्विस होने के बावजूद बिकॉज सर्विसेज वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक सर्विस के डाउन जाने के कारण उसने क्या किया, अपनी डिपेंडेंट सर्विसेज को भी डाउन कर दिया, एंड दिस इज वेयर द सर्किट ब्रेकर पैटर्न कम्स इनटू द पिक्चर। सो सर्किट ब्रेकर पैटर्न क्या करता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दी सेम थिंग अगेन। तो ये आपकी सर्विस है एक, ओके, आपकी दूसरी सर्विस है, ये आपकी तीसरी सर्विस है, एंड ये आपकी फोर्थ सर्विस है। नाउ व्हाट विल हैपन इज यू आर गोइंग टू बिल्ड अ सर्किट ब्रेकर। ओके, अगर आपने कभी फिजिक्स में सर्किट्स पढ़े होंगे तो आपके सर्किट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, दैट यू हैव अ लाइन, लेट्स से आपकी वायर है, एंड देन you basically have a circuit here, right? Something like this, and then you have a circuit, समथिंग लाइक दिस, एंड फिर आपके पास यहाँ पर एक सर्किट होता है। तो लेट्स से दिस इज अ सर्किट जिसको आप क्या कर सकते हो, ओपन या क्लोज कर सकते हो, राइट? राइट नाउ यू कैन सी माई सर्किट इज ओपन, दैट मीन्स नो डेटा इज फ्लोइंग। अगर आपको इस सर्किट को क्लोज करना है तो यू कैन इवन मेक दिस सर्किट एज क्लोज, राइट? सो दिस इज हाउ यू क्लोज अ सर्किट। लेट मी जस्ट, सो दिस इज हाउ यू क्लोज अ सर्किट, तो डेटा फ्लो होने लग जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ सर्किट ब्रेकर पैटर्न। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास सर्किट ब्रेकर पैटर्न में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कनेक्टिंग इट ना, आप यहाँ पर बीच में क्या करते हो, एक प्रॉक्सी लेयर एस्टैब्लिश करते हो। दिस इज योर सर्किट ब्रेकर। ओके, सो ये प्रॉक्सी लेयर बेसिकली क्या करते हैं, दिस इज योर सर्किट ब्रेकर प्रॉक्सी। तो आप हमेशा इससे बात करोगे एंड दिस ऑन बिहाफ ऑफ यू विल टॉक टू इट। अब ये जो सर्किट ब्रेकर प्रॉक्सी है बीच में, ये क्या कर सकती है, अगर ये सर्विस एक्टिव है, अगर ये आपकी सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रही है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपके सर्किट ब्रेकर को क्लोज रखेगी, मतलब कि रिक्वेस्ट को जाने देगी। अगर इस सर्विस को लगता है कि ग्रेजुअली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फेल कर रही है, बिकॉज दिस इज मॉनिटरिंग इट, ओके, इसके अंदर एक सेट इंटरवल सेट है, तो ये क्या कर सकती है, आपके सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगी। तो दैट मीन्स ये आपके डेटा को फ्लो ही नहीं करने देगी, सो दैट वो डेटा फेल ना हो, यहीं से आपका रिस्पॉन्स वापस कर देगी। और इवेंचुअली जब थोड़ी देर बाद आपने एक सेट इंटरवल लगाया होगा, ये क्या करती है, सर्किट ब्रेकर को थोड़ा सा क्लोज करके देखती है, हाफ ओपन कहते हैं उसको। ये उसको थोड़ा सा क्लोज करके देखेगी, मतलब इट इज बेसिकली ट्राइंग टू पिंग कि यार क्या ये सर्विस वापस आई या नहीं, एंड अगर वो सर्विस वापस आ चुकी है तो ये वापस से सर्किट को क्या कर देगी, फुल्ली क्लोज कर देगी, सो दैट द रिक्वेस्ट कैन बेसिकली गो। सो दिस इज हाउ अ सर्किट ब्रेकर पैटर्न वर्क्स। तो मैं आपको थोड़ा गूगल पे दिखाता हूँ, सर्किट ब्रेकर पैटर्न, ठीक है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आई एम गोइंग टू मेक। सो सर्किट ब्रेकर के ऊपर अगर हम लेट्स से ये उठा लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ब्लॉग है। सो सर्किट ब्रेकर जो पैटर्न होता है helps handle faults that might take varying amounts of time to recover from when an application connects to a remote service or a resource. Okay, a circuit breaker temporarily blocks access to a faulty service after it detects failure. This action prevents repeated unsuccessful attempts so that the system can recover efficiently. So that means अगर let's say for some reasons ये वाला जो हमारा सिस्टम है वो डाउन चला गया, अगर ये सिस्टम डाउन है और आपके पास सर्किट ब्रेकर पैटर्न नहीं है, तो ये सिस्टम स्टिल क्या करेगा, इसको बार बार रिक्वेस्ट करेगा, राइट, बार बार रिक्वेस्ट करेगा, एंड इसका जो रिकवरी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट सर्किट ब्रेकर पैटर्न, बिकॉज योर सर्किट इज ब्रोकन, नाउ देर इज नो वे दैट ये इसको बार बार रिक्वेस्ट करे, एंड ये सर्किट ब्रेकर पैटर्न क्या करेगा, आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल जब ये सर्विस रिकवर कर जाएगी उसके बाद आपके सर्किट को क्लोज कर देगा, दैट नाउ यू कैन मेक द रिक्वेस्ट। सो दिस इज बेसिकली अ सर्किट ब्रेकर पैटर्न, एंड डोंट वरी, सर्किट ब्रेकर पैटर्न के ऊपर आई एम ऑलरेडी मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, सर्किट ब्रेकर पैटर्न की 3 स्टेट्स होते हैं, यू हैव अ क्लोज स्टेट, यू हैव अ ओपन स्टेट, यू हैव अ हाफ ओपन स्टेट। सो डोंट वरी, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो दैट इज योर सर्किट ब्रेकर पैटर्न। नेक्स्ट कम्स इज समथिंग नोन एज इवेंट सोर्सिंग। ओके, सो इवेंट सोर्सिंग के ऊपर हमने बहुत बार वीडियो बनाई है। इवेंट सोर्सिंग का मतलब क्या होता है, बिकॉज वेन यू गो इन टू माइक्रो सर्विस, ओके, एंड हाई थ्रूपुट सिस्टम, हाई थ्रूपुट सिस्टम, दैट मीन्स जो डेटा है वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है। लेट्स से आप एक बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रही है, या फिर अगर आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो तो बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। नाउ नंबर वन इज दैट व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप इवेंट सोर्सिंग को यूज़ नहीं करते हो, व्हाट यू कैन डू इज आप अपने डेटाबेस के अंदर ना एक स्टेट रख सकते हो। लेट्स से आपके पास एक ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर्स टेबल, एंड स्टेट है, तो आपकी स्टेट क्या होगी, लेट्स से स्टेट है अभी कि ऑर्डर जो है ना सिर्फ प्लेस हुआ है अभी,
है ना, ऑर्डर जो है प्लेस हुआ है। फिर जब वो ऑर्डर आपका लेट्स से आउट फॉर डिलीवरी होगा, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल से आउट फॉर डिलीवरी। ओके, जब वो ऑर्डर आपका शिपिंग में होगा तो आप इसको बोलोगे शिपिंग, एंड जब वो ऑर्डर आपका शिप हो जाएगा तो यू विल से शिप्ड, एंड फाइनली यू विल जस्ट से डिलीवर्ड। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यू हैव अ स्टेट जिसको आप बार बार म्यूटेट कर रहे हो, यू आर म्यूटेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट, राइट। दिस इज नॉट अ राइट थिंग, बिकॉज इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे लॉक्स एक्वायर करने पड़ते हैं, दिस बिकम्स अ बॉटलनेक ऑन Amazon स्केल। इवेंट सोर्सिंग क्या कहता है कि यार आपके पास क्या होगा ना, एक इवेंट लॉग होगा, एक इवेंट स्ट्रीम होगी, विच इज इम्यूटेबल, विच इज इम्यूटेबल। एंड वॉट यू आर बेसिकली गोइंग टू डू इज आप हर चीज का एक इवेंट उसके अंदर अपेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक टाइम स्टैम्प बेस्ड इवेंट डाल सकते हो कि भाई 12 बजे ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है। नाउ यू कैन नॉट रिमूव इट, यू कैन नॉट रिमूव इट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक और इवेंट डालोगे, दैट ऑर्डर इज रेडी टू बी शिप्ड। ओके, तो टू रेडी टू बी शिप्ड। उसके बाद आप एक और प्लेस करोगे, लेट्स से ये हुआ 12:10 पे, ठीक है। फिर आप एक और ऑर्डर, एक और लॉग अपेंड करोगे, लेट्स से 12:30, दैट शिपिंग, ओके, शिपिंग एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, यू आर बेसिकली मेकिंग एन इवेंट्स। नाउ अगर यूजर कहता है कि मेरे को मेरे करंट ऑर्डर की स्टेटस बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन लॉग्स को रीड करोगे, एंड जो भी लास्ट पे चल रहा है आप वो यूजर को दे दोगे। सो दैट मीन्स यू are using events, okay, events as source of truth. So this is basically the whole bottom line. So because you are using your events as a source of truth, तो यहाँ से वो नाम बनकर आया, that is event sourcing, दैट आप इवेंट्स को एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ यूज करोगे। सिमिलरली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी कभी भी आपके पास हो सकता है एक बैलेंसेस का एक टेबल हो, राइट, एंड उसमें कभी भी वो आपके अमाउंट ऐसे नहीं रखते कि अभी आपके पास लेट्स से $300 है, एंड जब आप कुछ भी खर्चा करोगे तो वो यहाँ से माइनस नहीं करते, वो ऐसे नहीं बोलते। सो दे ऑलवेज मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। तो वो हमेशा क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस रखते हैं कि अगर कुछ आया तो प्लस ट्रांजैक्शन है, अगर कुछ आया तो माइनस ट्रांजैक्शन है। whenever you ask them कि बताओ मेरा अभी करंट बैलेंस कितना है, they basically run through these logs, and जो भी आपका बैलेंस निकल कर आता है they tell you. So that is also an example of event sourcing. So event sourcing आपके जो हाई थ्रूपुट सिस्टम्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज इसके अंदर आपको कोई भी लॉक्स वगैरह एक्वायर करने की जरूरत नहीं। दिस इज मच मोर सिंपलर, एंड दिस मेक्स मच मोर कंसिस्टेंसी। सो दिस इज योर इवेंट सोर्सिंग। अब नाउ दैट यू नो अबाउट इवेंट सोर्सिंग, सेकेंड हमारे पास आता है पैटर्न दैट इज नोन एज CQRS, एंड इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई है, राइट। CQRS दैट स्टैंड्स फॉर कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। अब नाउ बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दिस इवेंट स्ट्रीम्स एंड एवरीथिंग इन प्लेस, तो आप क्या करते हो, अपने राइट्स भी इसी से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो देखो अब Amazon जैसे स्केल पे ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे ट्रांजैक्शंस को मैं अपने डेटाबेस के अंदर राइट करूं, बिकॉज कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कोई ना कोई रीड कर रहा है, तो एक डेटाबेस बॉटलनेक बन जाता है, राइट। तो CQRS कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन क्या कहता है कि यार आई विल हैव अ डिफरेंट साइड फॉर द कमांड, मतलब कि म्यूटेशंस के लिए, एंड आई विल हैव अ सेपरेट साइड फॉर द रीड्स। तो रीड्स के लिए, या फिर इसको क्वेरी भी कहते हैं, मैं इधर रखूंगा, एंड जो भी मेरे कमांड्स हैं, कमांड्स मतलब कुछ क्रिएट करना है, कुछ अपडेट करना है या कुछ डिलीट करना है, वो मैं इधर रखूंगा ना। यूजुअली व्हाट हैपेंस इज जब भी कोई यूजर कुछ म्यूटेट करना चाहता है, the request goes into the command side, and what you're basically going to do is you are going to create an events। तो यहाँ पे आपके events होंगे, ठीक है। हर कमांड का एक इवेंट बनेगा। नाउ व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज यू कैन रीड दीज कमांड्स, एंड यू कैन बेसिकली डीनॉर्मलाइज दीज कमांड्स, एंड देन यू कैन अपडेट द रीड्स डेटाबेस। एंड अगर किसी को कुछ भी रीड करना है तो वो डायरेक्टली रीड्स वाली साइड से रीड कर सकता है, बिकॉज डेटा इज रेडिली अवेलेबल। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस आर्किटेक्चर इज दैट इट बेसिकली वर्क्स ऑन इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। सो अगर आपके सिस्टम में इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज ओके, देन यू कैन यूज द CQRS पैटर्न। अगेन इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जाके उस वीडियो को देखना, बिकॉज जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दिया इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ CQRS, बट उस वीडियो के अंदर यू विल गेट एन इन डेप्थ थिंग दैट CQRS बेसिकली क्या है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फॉलो। ओके, सो CQRS। तो ये थे कुछ पैटर्न्स बेसिकली जो आपके सिस्टम डिजाइन के अंदर काफी ज्यादा यूज होते हैं। ओके, सो
just to give you a overview, so number one we talked about microservice architecture and monolith architecture. Then microservice के अंदर आते ही you know the problem. So सबसे पहले problem आई that database per service. So should I take database per service or not? So that's the first thing. Then अगर हम उसको लेते हैं, your joins basically goes on to the application level. Then we have talked about circuit breaker pattern. That circuit breaker pattern क्यों ज़रूरी है, किस तरह से cascading effect आ सकता है. Then we have talked about the event sourcing, that what is event sourcing, what problem that event sourcing solves. And then अगर आप event sourcing implement कर रहे हो, then there is something known as CQRS, that is command query responsibility segregation, जो आप यहाँ पर use कर सकते हो. So these are some of the patterns जो आपको मैं बताना चाहता था that system design के अंदर बहुत ज़्यादा use किए जाते हैं. So that was all about this particular video. I hope that you have learned something new in this particular video. And और भी बहुत सारे patterns और भी बहुत सारे topics होते हैं system design के अंदर. So do let me know in the comments so that I can make a dedicated video out of it. And right now I'm making a dedicated video for the circuit breaker pattern. This is something very interesting. तो उसके अंदर हम पूरी implementation को भी देखेंगे. So that was all about this particular video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. वीडियो सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.